स्किन केयर में लोग सबसे बड़ी गलतियां क्या करते हैं? अब आज की जो जेन जी है ये इन्फ्लुएंसर से सोशल मीडिया से बहुत प्रभावित है। रैंडमली जो दिखाया जा रहा है ब्लाइंडली भागते हैं। पहले अपनी स्किन को जानिए और उस हिसाब से आप ये सब चीजों को डिसाइड करें। कौन से प्रोडक्ट हैं जो बिना डॉक्टर की सलाह के तो उपयोग करने ही नहीं चाहिए? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है टॉपिकल स्टेरॉइड। क्या करना चाहिए गर्मी से बचने के लिए? पसीने के थ्रू होने वाले इन्फेक्शन से उनको बचना चाहिए। आप सनस्क्रीन खरीदने जाते हैं तो किस बात का ध्यान रखना चाहिए? सनस्क्रीन का चुनाव आपकी स्किन के नेचर पर होता है। स्ट्रेस कितना स्किन को डैमेज करता है? स्ट्रेस से जैसे आप जानते हो कि कॉर्टिसोल रिलीज होता है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स जो होते हैं, हेयर लॉस शुरू हो जाता है, वहाँ से जो जाने का नाम नहीं लेते। क्या है ट्रांसप्लांट करने का तरीका और किन लोगों को कराया जाता है? आप ही के बाल आपको लगाए जाते हैं। जनरली डोनर एरिया आपके पीछे से सेलेक्ट किया जाता है। क्या दूसरों के बाल नहीं लगाए जा सकते? नमस्कार मित्रों, एक बार फिर हम फर्स्ट टॉक में एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आए हैं जिसकी आवश्यकता अब इस गर्मी में क्या पूरे साल भर आपको पड़ती है। जब भी आप अपना चेहरा देखते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी त्वचा यानी स्किन दिखती है। चाहे साहित्य हो या सौंदर्य, सभी में त्वचा की, स्किन की बड़ी महत्ता है। हर लड़की ऐश्वर्या राय बनना चाहती है। वो चाहती है कि उसकी स्किन की ग्लो उतनी ही हो जितनी फिल्म स्टार्स की होती है। सिर्फ लड़कियां ही क्यों, अब तो लड़के भी ये चाहते हैं कि वो स्मार्ट दिखें, उनकी स्किन में ग्लो हो। और इस ग्लो के चक्कर में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं जो स्किन के लिए नुकसानदेह होते हैं। उन्हें ये नहीं मालूम होता है कि आखिर इस प्रोडक्ट को लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। अभी हम इस प्रोडक्ट का उपयोग कर रहे हैं, भविष्य में इसका क्या होगा। यहाँ तक कि कुछ प्रोडक्ट तो स्किन कैंसर तक कर सकते हैं। तो मित्रों, शरीर की सबसे नाजुक जो है वो त्वचा होती है, उसकी केयर करना बहुत ज़रूरी है। हमारी दादी नानी ने भी बहुत सारे नुस्खे बताए हैं, लेकिन अब हम दादी नानी के नुस्खों को उतना ध्यान नहीं देते जितना कि प्रोडक्ट पर देते हैं। प्रकृति ने हमारी जो स्किन बनाई है उसके लिए हम कैसे उसका संरक्षण करें, कैसे हम उसको बचाए रखें, इन सब बातों पर आज हम विशेष चर्चा करने के लिए एक बहुत विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव सक्सेना को आपसे रूबरू करा रहे हैं। तो मित्रों, फर्स्ट टॉक के इस विशेष एपिसोड में डॉक्टर राजीव सक्सेना आपका स्वागत है। नमस्कार सर, ये बताइए कि कैसे आप इस दुनिया में आए, कैसे आपने जब चयन किया कि आपको डर्मेटोलॉजिस्ट होना चाहिए? देखिए, मैं 1982 में मेरा पीएमटी के थ्रू सिलेक्शन हुआ था और फिर मेडिकल कॉलेज एनएससीबी मेडिकल कॉलेज जबलपुर में मेरा एमबीबीएस हुआ। तो उस दौरान मेरे को धीरे धीरे मेडिसिन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट क्रिएट होने लगा। जैसे सर्जरी साइड होता है, एक मेडिकल साइड होता है। तो मेडिकल साइड में एनेस्थीसिया, डर्मेटोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ये ब्रांचेस होती हैं। साइकियाट्री होती है। सर्जिकल साइड की ब्रांचेस अलग होती हैं। तो शुरू से ही रुझान मेडिकल साइड में था। मेरे पिताजी भी डॉक्टर थे और कॉलेज में मैंने बहुत ही हमारे सीनियर जाइंट्स फिजिशियंस को देखा है, उनसे मैं काफ़ी इम्प्रेस था। और एक बार हमारे यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई तो वहाँ कर्नल राजा गोपाल जी से मेरा पहले बार इंटरेक्शन हुआ और मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। उस समय वो डर्मेटोलॉजी के भीष्म पितामह माने जाते थे और वो उस समय एचओडी थे एएफएमसी पुणे में। तो उनको देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ और उनका जो नॉलेज का लेवल और डायग्नोसिस का जो उनका लेवल था वो बहुत फिनोमिनल था। मतलब तो मैं इतना इम्प्रेस हुआ कि मेरे को लगा नहीं, या तो मैं डर्मेटोलॉजी लूँ या कार्डियोलॉजी लूँ। कार्डियोलॉजी में भी मेरा रुझान था। तो इस तरीके से मेरा धीरे इस स्किन की तरफ मेरा रुझान हुआ, उनके इंटरेक्शन, उनके से संपर्क में आया और धीरे धीरे मैं काफ़ी इंक्लाइंड हुआ और मैंने चूज़ किया कि मैं पीजी है डर्मेटोलॉजी में करूँ।
तो आप अब महाकौशल के पितामह हो गए हैं इस क्षेत्र में। डॉक्टर साहब ये बताइए कि गर्मी का मौसम चल रहा है और सबसे ज़्यादा इसमें प्रभावित स्किन होती है, तो क्या करना चाहिए गर्मी से बचने के लिए? गर्मी से बचने के लिए स्किन की बात करें अपन, तो गर्मियों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पसीना बहुत आता है। पसीने के थ्रू होने वाले इन्फेक्शन से अपने को बचना चाहिए। तो पसीना अगर ज़्यादा आ रहा है तो संक्रमण बहुत होते हैं, जैसे बैक्टीरियल, फंगल, घमौरियाँ, हीट स्ट्रोक, धूप से होने वाले नुकसान, सन एलर्जी, ये सब चीज़ें कॉमन होती हैं। तो इस दौरान हमको जैसे ढीले कपड़े पहनना चाहिए, दिन में अगर हो सके तो 2 बार स्नान करना चाहिए, ढीले कपड़े, हवादार कपड़े हों। और वज़न अगर ज़्यादा है तो वज़न कम करें, क्योंकि जितना फ्रिक्शन होगा, जितनी अंदर की जो साइड्स हैं जहाँ फ्रिक्शन होगा तो वहाँ पर मैसरेशन होगा, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। तो वज़न कम करना, कॉटन के ढीले कपड़े और धूप से बचना, प्रॉपर सनस्क्रीन का उपयोग, अच्छा हाइड्रेशन, खूब पानी पिएं। गर्मियों में पानी का ध्यान रखें, 2 से 3 लीटर एवरीडे आपको लेना ही है। और सनस्क्रीन का प्रॉपर प्रयोग करें, अपनी स्किन को बचाएं, खुश रहें। बहुत सारी सनस्क्रीन मार्केट में मिलती हैं, मैं किसी प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप सनस्क्रीन खरीदने जाते हैं तो किस बात का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सनस्क्रीन का चुनाव आपकी स्किन के नेचर पर होता है, आपके प्रोफेशन पे होता है, कितना आपकी आउटडोर एक्टिविटी कितनी है, आपकी स्किन का नेचर कैसा है, ऑयली है, ड्राई है, पिंपल प्रोन है, क्या मुहासे आते हैं, या आपको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम आती है, झाइयाँ आती हैं, तो उस हिसाब से अपने सनस्क्रीन का चुनाव करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ये सनस्क्रीन के ऊपर लिखा होता है कि किस स्किन के लिए ये उपयोगी होती जी हाँ, है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि आम जनता काफ़ी कंफ्यूज्ड रहती है इसमें। देखिए, अगर आपका ऑयली स्किन है तो आपको जेल बेस्ड सनस्क्रीन सूट करेंगे। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ करेंगे, हम सूट करेगा। यदि आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, मतलब कुछ भी लगाओ मैसी है, चिपचिपा लग रहा है, तो आप मैट मैट फिनिश में सनस्क्रीन्स लीजिए। यदि आपकी बहुत सेंसिटिव स्किन है, बहुत जल्दी रैशेस आ जाते हैं, खुजली हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो आपको जो मिनरल सनस्क्रीन है, फिजिकल सनस्क्रीन है, इनका उपयोग करना चाहिए। तो देखिए मित्रों, अभी तो हम बाजार जाते हैं और जिसका विज्ञापन ज़्यादा हो या तो वो ले लेते हैं, या फिर मेडिकल स्टोर्स वाला जो हमें बोलता है कि ये बहुत अच्छी है वो लेके आ जाते हैं। तो अब आप सनस्क्रीन खरीदने जाएं तो ये याद रखें कि आपकी स्किन कैसी है और आपको कौन सी सनस्क्रीन सूट करेगी, नहीं तो आपका पैसा और आपकी स्किन दोनों बर्बाद हो जाएंगे। डॉक्टर साहब ये बताइए, बहुत सारे लोगों को लंबे समय तक एक्सपोजर होता है सनस्क्रीन का, तो क्या दिन में 2-3 बार सनस्क्रीन लगानी पड़ती है या बार बार मुंह धोना चाहिए? बहुत ही एक यूज़फुल क्वेश्चन है ये। सनस्क्रीन लेना और लगाना और प्रॉपरली लगाना, इसका बड़ा महत्व है। और शायद आपने देखा होगा, काफ़ी लोग आपसे आके बोलते थे हम तो सनस्क्रीन लगा रहे हैं लेकिन हमारे पिगमेंटेशन में हमें फ़ायदा नहीं हो रहा। सनस्क्रीन हमेशा बाहर निकलने से 20 मिनट पहले, 15 से 20 मिनट पहले लगाना चाहिए, क्योंकि उसका ऑनसेट जो है, उसका एक्शन आने में 20 मिनट लगते हैं। आपने लगाया और तुरंत बाहर निकल गए तो आपका वो 20 मिनट तक रेज अंदर जाती रहेंगी, और जो प्रॉब्लम क्रिएट करना है उनको, चाहे वो सनबर्न हो या एलर्जी हो या पिगमेंटेशन हो, वो होता रहेगा। दूसरी चीज़, कोई भी मतलब सनस्क्रीन अच्छी से अच्छी 2 से ढाई घंटे प्रोटेक्शन देती है, तो याद रखें 2.5 घंटे बाद सनस्क्रीन हमको दोबारा लगाना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, यदि आप अप हिल जा रहे हैं, पहाड़ पर जा रहे हैं या समुद्र के पास जा रहे हैं, वहाँ अल्ट्रावायलेट रेज ज़्यादा इंटेंस होती है, वहाँ ज़्यादा डैमेज होने का चांस होता है। ज़्यादा फ्रीक्वेंटली लगाएं, बजाय 2.5 घंटे के 1.5 घंटे या 2 घंटे में लगाएं। पूल में जा रहे हैं, स्विमिंग पूल में, समुद्र में जा रहे हैं, सनस्क्रीन लगाएं, 5-10 मिनट रुकें, सनस्क्रीन लगा के अंदर जाएं, जैसे ही बाहर निकले तुरंत सनस्क्रीन लगा लें। और फ्रीक्वेंट लगाएं, जल्दी जल्दी लगाएं सनस्क्रीन, नहीं तो आप घूम के तो आएंगे लेकिन 7-8 दिन में इतने टैन हो जाएंगे, इतने सांवले काले पड़ जाएंगे कि आप पछताते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो प्रोडक्ट तो बाज़ार में है ही हैं, पर दादी नानी के कुछ नुस्खे भी हैं क्या आपकी खजाने में? दादी नानी के नुस्खे कहीं ना कहीं साइंस से जुड़े हुए होते थे, भले ही वो उस समय साइंस से वो प्रूव नहीं हो पाया, पर हमने आज इसको इन्वेस्टिगेट किया तो ये पाया कि उनमें भी साइंस है। जैसे हल्दी हो गया, एलोवेरा हो गया, या ऐसी कई चीज़ें हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, पर चूंकि अब हम साइंस में हैं तो हम इन सब चीज़ों को रिकमेंड नहीं करते। पर हाँ, अगर गाइड कर सकते हैं कि जैसे किसी ने पूछा कि सर ये ऐसा, अगर हम इनडायरेक्टली ये यूज़ कर लें घरेलू चीज़ तो वो उचित होती है, तो हम जरूर उनको
रिकमेंड करते हैं। इसमें एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, सनस्क्रीन जो है SPF मिनिमम 30 यूज़ करें और 50 SPF होगा तो बेहतर होगा। ये SPF का ख्याल सर, ये रखें। SPF क्या होता है? हमारे दर्शक तो ये भी जानना चाहेंगे कि ये SPF क्या होता है, उन्होंने तो कभी देखा ही नहीं, जाने ही ये नहीं। सन प्रोटेक्टिव फैक्टर होता है। जी। सन की भी UVB रेस से बचाने की क्षमता वो और UVB है जो स्किन कैंसर करता है, UVB है जो सोलर अर्टिकेरिया करता है और कुछ स्किन डिसीजेस करता है, UVA अलग तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यहाँ इसी संदर्भ में ये बताना चाहूँगा कि जो बच्चे जो अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं और जो वर्क फ्रॉम होम और लंबे समय तक इस पे रहते हैं, अपने कंप्यूटर पर रहते हैं और लैपटॉप पर रहते हैं, उनके लिए भी सनस्क्रीन यूज़ उनको करना चाहिए, क्योंकि उनसे जो इंफ्रारेड रेज आती हैं ये भी ग्रेजुअली स्लोली क्यूमुलेटिव वे में डैमेज करती रहती हैं और धीरे धीरे काफ़ी पिगमेंटेशन आ जाता है फेस पे। देखिए, एक नई बात आज डॉक्टर सक्सेना से पता चली कि आप कहते हैं कि मैं तो घर में बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, लेकिन हमारी स्किन खराब हो रही है। तो मित्रों, उसका कारण है कि आप कंप्यूटर की जो रेजेस हैं उससे परेशान हैं, इसलिए अब सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। सर, ये बताइए कि कहते हैं कि स्किन डैमेज जो होती है वो सिर्फ सूर्य या अन्य कारणों से नहीं है, भोजन से भी होती है। ऑयली स्किन है, जंक फूड है, ये भी आपकी स्किन को ख़राब करता है। कुछ हद तक ये बात सही भी है। कुछ त्वचा रोग ऐसे हैं जिनका फूड से डायरेक्ट संबंध होता है और काफ़ी त्वचा रोग ऐसे हैं जिनका फूड से संबंध नहीं होता। इसका सबसे बड़ा एक जो उदाहरण मैं बताऊं आपको, जो हमारे पर टीनेजर्स आते हैं एक्नी, मुहासे की समस्या लेके, ये जो जंक फूड खाते हैं, जंक फूड से मेरा मतलब जिनका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जो मतलब बहुत कैलोरी वाले हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, बेकरी आइटम्स, पिज़्ज़ा, पास्ता, ये सब चीज़ें जो हैं आपके अंदर इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती हैं और ये आपके एक्नी को, मुहासों को, रोजेशिया को, सेंसिटिविटी को बढ़ाती है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जिनको थायराइड है या जिनको शुगर है, उनको भी स्किन में का कुछ ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है क्या? ये दोनों बीमारियां ऐसी हैं जो स्किन को अफेक्ट करती हैं। आप जैसे डायबिटीज़ की बात करें तो गर्दन में काली काली गर्दन होना देखते होंगे काफ़ी लोगों को, जो गर्दन में काले निशान आते हैं, थोड़ी स्किन वहाँ की मोटी हो जाती है, रफ हो जाती है, ये आपको संकेत देती है। ये प्री डायबिटिक्स, ओबेसिटी और इन सब का संकेत देती है वो। तो अगर आप इनको पकड़ लें, आप देख रहे हैं कि स्किन काली हो रही है और आप मोटे हो रहे हैं, ओबीज हैं, तो आप अगर उस पर वर्कअप करें, वेट रिडक्शन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, वजन कम करें, खाने में ध्यान दें, तो निस्संदेह आप डायबिटीज़ को काफ़ी समय तक आप उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। ये तो जेनेटिक बीमारियां हैं, आती ही हैं, पर आप लाइफस्टाइल से मॉडिफाई करके इसको, तो हमारा ये एक आईना है, स्किन जो है अंदर जो क्या हो रहा है, क्या घट रहा है, उसका आईना है ये। और ये पढ़ना आपको अगर आ गया तो आप जीवन में काफ़ी कुछ, आप स्वस्थ जीवन जिएंगे। मतलब जब आप आईना देखते हैं तो सिर्फ आप आईने में चेहरा मत देखिए, आप ध्यान से चेहरा देखिए कि आपके चेहरे में, आपकी स्किन में कोई परिवर्तन तो नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि पानी पीना और पानी से मुंह धोना दोनों स्किन के लिए बहुत आवश्यक है। तो प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए और कितनी बार साफ पानी से मुंह धोना चाहिए? देखिए, पानी तो एक सामान्य वयस्क व्यक्ति को 2 से 3 लीटर पानी पर्याप्त होता है। रही बात कि कितनी बार धोना चाहिए, ये फिर आपकी त्वचा के स्वभाव पर डिपेंड करता है। आप ऑयली स्किन है, आपकी ड्राई स्किन है, या आपकी एवरेज स्किन है, और आपका प्रोफेशन कैसा है, बहुत डस्ट डर्ट में तो नहीं रहते आप, बहुत धूल वाले एटमॉस्फेयर में तो काम नहीं करते। याद रखें कि जैसे अगर एक्नी ले लें, जहाँ ऑयल ज़्यादा है चेहरे पे, मुहासों में, वहाँ आप 2 से 3 बार चेहरा धोएंगे तो आप अच्छा माना जाएगा। एक्सेस ऑयल को हटाएंगे आप तो आपके एक्नी फॉर्मेशन को कम करेगा। सिमिलरली ड्राई स्किन है, आप ड्राई स्किन में आपने बहुत ज़्यादा चेहरा धोया तो आपका जो नेचुरल ऑयल स्किन में है वो वॉश आउट हो जाएगा, तो चेहरा और रूखा, बेजान और उसकी सेंसिटिविटी बढ़ेगी। तो कैसे हम अपनी स्किन को पहचानें, उसके स्वभाव को जानें, क्योंकि ये कोई टेलर मेड सिंगल फार्मूला नहीं है। पहले अपनी स्किन को जानिए, उसको पहचानिए और उस हिसाब से आप ये सब चीज़ों को डिसाइड करिए। सर, ये बताइए कि स्किन केयर में लोग सबसे बड़ी गलतियां क्या करते हैं? देखिए, स्किन केयर के बड़े सिंपल से रूल हैं कि रेगुलर क्लीनिंग, मॉइस्चराइजेशन, एक्सफोलिएशन,
देन नाइट सीरम एप्लीकेशन, ये एक नेचुरल से हाइड्रेशंस एंड ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो हम पहले अपनी स्किन को जानें। अगर हमने अपनी स्किन को नहीं पहचाना, हमारी ऑयली स्किन है और हमने कोई हैवी क्रीम लगा ली, नेचुरली वो एक्ने आएगा ही और बढ़ेगा। ड्राई स्किन है हमारी, ड्राई स्किन में हमको चाहिए मॉइस्चर, तो मॉइस्चर के साथ में अच्छा हाइड्रेशन चाहिए, तो हमको उस हिसाब से क्रीम का चुनाव करना पड़ेगा। यदि हमने कोई बहुत ही जेल बेस्ड या ऐसी वाली यूज लाइट वेटेड कर ली तो हमको वो मॉइस्चर नहीं मिलेगा। ओल्ड एज में देख लो आप, जैसे स्किन है वहाँ हमारा मॉइस्चर हमको रिटेन करना है, तो वहाँ हमको यूरिया बेस्ड, लैक्टिक एसिड बेस्ड मॉइस्चराइजर चाहिए। वहाँ हम सिंपल वाले मॉइस्चराइजर यूज़ करेंगे, वो बॉडी रिटेन ही नहीं करेगी, और फिर वो रूखा पड़ा के चढ़ाना और फटना और रूखा बेजान हो जाना त्वचा का, ये सब देखने को मिलता है। डॉक्टर साहब, अभी भी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं जो 80 साल की है, 90 साल की है, उनकी स्किन आज के जो यूथ है, जेन जी है, उससे बहुत बेहतर है। वो कुछ अप्लाई नहीं करती, कभी उन्होंने किसी तरीके का कोई जेल, कोई पाउडर, कोई क्रीम अप्लाई नहीं की, तो अब क्यों आवश्यकता पड़ने लगी? देखिए, इसके दो पहलू हैं। पुरानी महिलाओं को देखें अगर, और उनकी जो नेचुरल स्किन का जो ग्लो है, शीन है, उसमें एक तो पहली चीज़ होती है कि आप जीन्स में क्या कैरी कर रहे हो। आपके माता पिताजी, दादा दादी ना, आपकी जीन्स कैसी हैं, आपकी लॉन्गेविटी की जीन्स हैं, आपकी हेल्दी जीन्स हैं, तो आप बिना किसी सपोर्ट के भी ग्लो करोगे आप। और इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर स्ट्रेस है। पुराने ज़माने में स्ट्रेस उतना नहीं होता था। स्ट्रेस बहुत डैमेज करता है, जैसे हर ऑर्गन को डैमेज करता है, स्किन को भी डैमेज करता है। अब आज की जो जेन जी है, ये इन्फ्लुएंसर से, सोशल मीडिया से बहुत प्रभावित है। इनको प्रोडक्ट का सिलेक्शन, ये जो है कला है, वो शायद वहाँ पर कहीं वो उसमें मार खाते हैं। प्रॉपर सिलेक्शन नहीं होता, तो अपनी स्किन को पहचानते नहीं, रैंडमली जो दिखाया जा रहा है उसको उस पर ब्लाइंडली भागते हैं। तो आपको अपनी स्किन को जानना, अपने स्किन को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आपको अपनी स्किन को जानना ज़रूरी है। इन्फ्लुएंसर जो कह रहा है या जो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी कह रही है, वो तो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए बता रहे हैं। इसलिए पहले आप अपनी स्किन जानें कि आपकी स्किन है कैसी, उसके बाद किसी प्रोडक्ट का उपयोग करें, नहीं तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। सर, ये बताइए कि स्ट्रेस कितना स्किन को डैमेज करता है? स्ट्रेस का बहुत गहरा प्रभाव होता है। स्ट्रेस से, जैसे आप जानते हो कि कॉर्टिसोल रिलीज होता है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स जो होते हैं, जैसे पीसीओडी एक बहुत कॉमनली देखी जाती है यंग गर्ल्स में, यंग गर्ल्स में और मिडिल एज लेडीज़ में भी बहुत होती है, जिससे वो जो उनके हार्मोनल परिवर्तन शुरू होते हैं, उससे रिलेटेड फिर हेयर लॉस शुरू हो जाता है, अनवांटेड हेयर का, बालों का, अवांछित बालों का आना शुरू हो जाता है। मुहासे हैं जो जाने का नाम नहीं लेते, सारा सब कुछ ट्राई कर लेते हैं वो लोग, उनको सामने जितनी भी क्रीमें मुहासों की हैं और इवन एंटीबायोटिक भी खाते हैं, लेकिन उनको फ़ायदा नहीं होता। तो इस तरीके से वो जो ये थायराइड हो गया और अपना पीसीओडी हो गया, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं। स्ट्रेस अपने आप में ही इतना हार्मोन क्रिएट करता है, अंदर सीक्रेट करता है, जो स्किन के अपेंडेजेस पे भारी पड़ता है। आप ज़्यादा स्वेटिंग करने लगोगे, जैसे ही आपको ज़्यादा स्ट्रेस आएगा, आप स्वेट ज़्यादा करोगे तो संक्रमण ज़्यादा होंगे। आपका अगर पीसीओडी एक्टिव होगा तो आपका हेयर लॉस होगा, जहाँ चाहिए हेयर वहाँ हेयर लॉस होगा, और जहाँ नहीं चाहिए वहाँ हेयर आएंगे। पीसीओडी इसका सबसे बड़ा उदाहरण। जी। तो ऐसा स्ट्रेस को थोड़ा सा मेंटेन करना, और वो यंगस्टर्स के लिए बोलूँगा कि वो प्राणायाम और मेडिटेशन के थ्रू इसको मैनेज करें। डीप ऑक्सीजनेशन, स्लो ऑक्सीजनेशन, डीप ब्रीदिंग, स्लो ब्रीदिंग को अडॉप्ट करें, लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज कर लें। एक स्लीप एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो जेन जी में भी थोड़ा डिप्राइव्ड हैं वो, और ऑफ कोर्स स्क्रीन टाइम इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर जैन जी बचे कैसे? ये सब तो हमारी जो यूथ है, जो जनरेशन है, उसमें ये सब कुछ है। देर रात तक सोना भी उसमें शामिल है। तो क्या करे वो? कैसे अपनी स्किन को संभाल के रखे? देखिए, जैन जी के लिए तो मैं कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगा। यदि आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, तो आप जो बिल्डिंग है का जो जो नींव है ना, वो आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। नींव जितनी कमज़ोर होगी, बिल्डिंग आगे जाके बहुत मजबूत नहीं रहेगी। ठीक है कि इस समय के स्ट्रेसेस अलग हैं, प्रोफेशन अलग हैं, वर्क फ्रॉम होम है, लेट नाइट आपका जागना होता है, पर निस्संदेह जो कुदरती रूप से भगवान ने जो बनाई है, जो सेल साइकिल और जो क्लॉक बनाई है, बायोलॉजिकल क्लॉक, उसको आप फॉलो नहीं करोगे तो आप जीवन भर
स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझोगे, और उसमें स्किन भी इसका एक पार्ट होता है। तो जितना आप लेट जाते हो, जितना स्क्रीन टाइम देखते हो, रेज निकलती हैं तो आपको पिगमेंटेशन होता है, देर तक जागते हो, कॉर्टिसोल ज़्यादा सीक्रेट होता है, तो वो एक्नी को इनडायरेक्टली बढ़ाता है, मुहासे बढ़ते हैं और झाइयाँ बढ़ती हैं, स्ट्रेस होता है तो आँख के आसपास डार्क सर्कल आते हैं और आपके बाल भी झड़ने लगते हैं स्ट्रेस से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको मैनेज कैसे करना है ये आपको अपनी परिस्थितियों और अपने प्रोफेशन को देखते हुए उसको थोड़ा सा पॉजिटिव वे में अपने को चेंज करना चाहिए। डॉक्टर साहब ये बताइए कि मॉइस्चराइज़र का उपयोग किया जाता है, तो मॉइस्चराइज़र का क्या लाभ है और कब उपयोग करना चाहिए, कितनी बार इसका उपयोग करना चाहिए? देखिए, मॉइस्चराइज़र एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किन केयर प्रोडक्ट है। ये रेगुलरली इसको यूज़ करना चाहिए, लेकिन फिर आप अपनी स्किन को समझिए। अगर आपने अपनी स्किन को समझा तो आप सही मॉइस्चराइज़र का चुनाव करेंगे। गलत मॉइस्चराइज़र का चुनाव करने पर आपको फिर जटिलताओं का सामना करना पड़ेगा। तो जैसे अगर आप यंग हैं, ऑयली स्किन है आपकी, तो आपको ऐसे मॉइस्चराइज़र लेना चाहिए जो पिंपल को ना बढ़ाएं, रोम छिद्रों को ब्लॉक ना करें। आप ओल्ड एज के हैं तो आपको अलग तरह के मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए जो मॉइस्चर को रिटेन कर पाएँ। सूखी त्वचा है, ऑयल ग्लैंड आपकी निष्क्रिय हो चुकी है उम्र के साथ साथ, ऑयल जो अंदर से आना चाहिए वो आ ही नहीं रहा है, तो ऐसा मॉइस्चराइज़र चूज़ करें जो रिटेन करे, वहाँ रहे आपको। पर यंग एज में ऐसे मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे मिडिल एज है या आपका ऐसी एज है जहाँ से आपको लगता है कि हमको थोड़ा सा कुछ बीमारियाँ होती हैं सफ़ेद जो ड्राई स्किन वाली, एक थायोसिस बोलते हैं, ड्राई स्किन है, थायराइड वाले लोग हैं, इनको भी मॉइस्चराइज़र का उपयुक्त मॉइस्चराइज़र का चुनाव करना चाहिए और उसकी फ्रीक्वेंसी कम से कम दिन में 2 से 3 बार 4 बार यूज़ करना चाहिए। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जो बिना डॉक्टर की सलाह के तो उपयोग करना ही नहीं चाहिए, जो नुकसान दे सकते हैं? इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है टॉपिकल स्टेरॉयड क्रीम। जनरली आप देखना तो मार्केट में आपको वो बेटनोवेट के नाम से मिलेगी। बेटनोवेट, पेंडम, डर्मीफाई, ये सब स्टेरॉयड क्रीम्स हैं। इनका उपयोग जनरली क्या होता है, एक मेनिया है अपने इंडिया में, गोरे होने का एक जुनून है। जी। तो उसमें क्या होता है कि ये ओवर दी काउंटर यानी मेडिकल स्टोर से लेके ये लोग लगाते हैं क्रीम, और यहाँ पर कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है। वो एक बार आता है लगाता है, दूसरी बार जाएगा फिर खरीद लाएगा। शुरू में स्टेरॉयड क्रीम एक ग्लो देती है, उसके ट्रैप में फंसता है मरीज और धीरे 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 वो उसका आदी हो जाता है, उसको छुड़ाए नहीं छूटती वो क्रीम। और होता क्या है, धीरे धीरे लड़कियों के चेहरे पे बाल आने लगते हैं, चमड़ी पतली पड़ जाती है, चमड़ी लाल हो जाती है, इतनी बेचैन हो जाते हैं आपके एक दिन बिना बेटनोवेट के रह नहीं सकते, और धीरे धीरे वहाँ पूरे चेहरे पे मुहासे आ जाते हैं, पूरा चेहरा लाल पड़ने लगता है, स्किन की एजिंग होने लगती है। आप अगर 20 साल के हो तो आप अगर बेटनोवेट लगा लो आप 1 साल 6 महीने या 1 साल, तो आप 35 से 40 साल के दिखोगे। तो डॉक्टर साहब ये बड़ा मार्केट भी है और लोगों को बड़ा क्रेज है गोरे होने का भारत में, तो क्या क्रीम किसी को गोरा कर सकती है? देखिए, जो कुदरत ने, जो भगवान ने आपको जो कलर दिया है वो आप बिना एफर्ट के मेंटेन कर सकते हो, आपको कुछ नहीं करना है। जी। यदि आपको थोड़ा सा ग्लोइंग स्किन चाहिए, फेयर चाहिए स्किन, तो थोड़े एफर्ट लगाने पड़ते हैं। बट अगेन सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो धूप होता है, धूप के बाद स्ट्रेस होता है। ये दो चीज़ें आपके कॉम्प्लेक्शन को डल करती हैं और एजिंग को बढ़ाती हैं आपकी। तो अगर आप केयरफुल हैं, आप स्ट्रेस को मेंटेन कर पा रहे हैं, आप सन प्रोटेक्शन कर रहे हैं, आप सनस्क्रीन बार बार लगा रहे हैं 2.5 घंटे में, और दिन में कोई अच्छी क्रीम लगा रहे हैं, जैसे आप एंटी एजिंग की बात अगर करें तो रात को आप नाइट रिपेयर सीरम लगा रहे हैं या कोई रेटिनॉल युक्त क्रीम लगा रहे हैं या हाइलुरोनिक एसिड वाली कोई क्रीम लगा रहे हैं, तो ये आपको एक निस्संदेह यूथफुल लुक देता है और ये कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा करता है और आपकी स्किन पर एक थोड़ा सा जो नहीं यूज़ कर रहा है उससे बेहतर चमक दिखती है। डॉक्टर साहब ये बताइए, बहुत सारे विज्ञापन हम भारत में चलते हैं कि आपने बस एक क्रीम खरीदी और आपका कलर बिल्कुल बदल गया, ये क्या क्या है? ये सही हो सकता है, होता है क्या? नहीं, ये एकदम गलत है, ऐसी कोई चमत्कारिक चीज़ नहीं है और ऐसे ट्रैप से बचना चाहिए। मैं तो ये सलाह दूंगा यंगस्टर्स को कि आप अपने इन्फ्लुएंसर्स को देखें, आप कौन क्या बात कर रहा है इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे, उसको अपने उनको समझें, पहले उनकी ग्रेविटी देखें, उनकी वो कितने एजुकेटेड है, उस फील्ड में कितने एक्सपर्ट हैं, उस हिसाब से फॉलो करें। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो एजिंग है उसे रोका जा सकता है, स्लो किया जा सकता है, या समय के रहते उससे बचा जा सकता है? देखिए, इस एजिंग चाहे वो
फिजिकल एजिंग हो या स्क्यूटेनियस स्किन की एजिंग हो या शरीर की एजिंग हो, इसको आप रोक नहीं सकते, पर हाँ इसको धीमा जरूर कर सकते हैं। और धीमा करने के लिए अपने कई उपाय हैं जिनको आप अगर अर्ली एज से अडॉप्ट करते हैं तो आपको निस्संदेह इसमें फ़ायदा मिलेगा। अगर आप उनकी भी बात करेंगे तो मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको बता दूं कि अगर आपको स्किन की एजिंग को रोकना है, स्किन का सबसे बड़ा दुश्मन धूप होता है। सबसे ज़्यादा धूप से झुर्रियाँ आएंगी, सबसे ज़्यादा धूप से पिगमेंटेशन होगा, झाइयाँ आएंगी, स्किन का टेक्सचर ख़राब होगा, टोन ख़राब होगी, आपका कोलेजन ब्रेक डाउन होता है, इलास्टिन जो सपोर्ट करता है स्किन को वो ब्रेक डाउन होगा तो स्किन ढीली होगी, लटकने लगेगी, एजिंग वाला फीचर आएगा। तो सन को जिसने समझ लिया वो स्किन की एजिंग को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है। उसके लिए सनस्क्रीन का चुनाव बहुत ज़रूरी है। एक क्वेश्चन आता है कि विटामिन डी यस, डेफिशिएंट कैसे मतलब हो सकते हैं, तो उनके लिए मेरी एक ही सलाह है कि विटामिन डी साल में 3 महीने के लिए ओरली खा लें। आजकल तो हफ्ते में 1, महीने में 1 वाले बहुत सारे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। पर अगर आप मतलब ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ स्किन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मीडिया में है, फिल्म इंडस्ट्री में है, शो बिज़नेस में है, मॉडल हैं, वहाँ तो आपकी स्किन बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि आपको ये वाले जो मेजर्स हैं या ये उपाय करना चाहिए। डॉक्टर साहब, जो महिलाएं 40 से ऊपर की हैं या जो मोनोपॉज से गुजर रही हैं, उनकी एजिंग जल्दी होती है, उनकी स्किन पे एकदम से इफेक्ट दिखता है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, महिलाओं के लिए ईस्ट्रोजन एक बहुत बड़ा सेवियर है, बहुत उनकी यूथ है उनका, वो गया तो जवानी गई, समझ लीजिए ये स्थिति होती है। तो उस स्थिति को बड़ी डेलिकेट स्थिति होती है। तो ऐसे समय में आपको ज़रूरी है कि आप स्किन को थोड़ा केयर करें, क्योंकि आपका कोलेजन और इलास्टिन ये सपोर्ट है आपकी स्किन का, ये ईस्ट्रोजन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। ईस्ट्रोजन गया तो कोलेजन और इनका फ्रेमवर्क छिन्न भिन्न होने लगता है, टूटने फूटने लगता है, स्किन ढीली होने लगती है, आपका वॉल्यूम लॉस होने लगता है। इसी दौरान कोई ना कोई मेटाबॉलिक बीमारी फंस जाती है, थायराइड हो गया, डायबिटीज़ हो गया, आप फिर डाइटिंग पे आने लगते हो तो वॉल्यूम लॉस होने लगता है। आप देखिए कि 45-50 के आसपास या तो वॉल्यूम लॉस होगा या स्किन लटकने लगेगी या बहुत झुर्रियाँ आ जाएंगी। तो इन सब चीज़ों को डील किया जा सकता है एक प्रॉपर। सर, वही तो पूछ रहा हूं मैं आपसे कि इसको डील कैसे किया जाए, यही तो प्रॉब्लम है। मैं उसमें यही कहना चाहूँगा कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस बढ़ता है। आप देखिए इस समय मूड स्विंग बढ़ जाएंगे, जो 45-50 के आसपास लेडीज़ में मूड स्विंग, बिना बात के मूड ऑफ हो रहा है, वीकनेस है, थकावट है, एनर्जी लेवल डाउन हो गया। तो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आप उनको कोप अप कर सकते हो, उसको कुछ मेंटेन कर सकते हो। मतलब लाइफस्टाइल में क्या हो गया, अच्छे न्यूट्रिएंट, अच्छा खाना, बढ़िया जो बैलेंस डाइट होती है ना, इसमें आपको प्रोटीन भी है, प्रोटीन एडिक्वेट है, मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, ट्रेस एलिमेंट्स हैं, ये सब लें। ईस्ट्रोजन को सिंथेटिक नहीं ले सकते, बड़ा रिस्की होता है, ऊपर से नहीं ले सकते, लेकिन फाइटो ईस्ट्रोजन करके जो अंकुरित दालों में, चनों में मिलती है, इनको अपना समावेश करें। जब आप मेनोपॉज की तरफ जाते हैं तो इसको डाइट में ले लें। सनस्क्रीन का प्रॉपर यूज़ करें, एक अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाएं। रेटिनॉल युक्त कुछ क्रीम ऐसी होती है जो एंटी रिंकल मानी जाती है, रात को इसको स्टार्ट कर दें एक अच्छे मॉइस्चराइज़र के साथ। एक रात रेटिनॉल क्रीम, एक रात विटामिन सी या हाइलुरोनिक एसिड युक्त क्रीम, ऐसा। दिन में सनस्क्रीन, अच्छा एडिक्वेट हाइड्रेशन, खूब पानी पिएं, 2 से 3 अच्छा हाइड्रेशन रखें, डाइट पे ध्यान दें, थोड़ा प्राणायाम, मेडिटेशन में से कोई एक चीज़ अडॉप्ट करें, तो आप देखिए कि आपका जो एजिंग है ना ये स्लो डाउन होती है। फिर इसके अलावा भी हम लोग कुछ प्रोसीजरल हेल्प करते हैं, जैसे लेज़र की हेल्प से हम रिंकल्स को थोड़ा अलग करते हैं, बोटॉक्स हैं, फिलर्स हैं, इनसे हम काफ़ी कुछ मैनेज करते हैं। क्योंकि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो उस एज में भी बहुत एक्टिव होती हैं और जिनका प्रोफेशन ये उनको अलाउ नहीं करता कि रिंकल्स आ जाएं, और ऐसे रिंकल्स को ट्रीट करने के लिए भी हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जिनमें फिलर्स, बोटॉक्स, लेज़र्स, केमिकल पील्स, थ्रेड्स, ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको प्रयोग कर हेल्प लेना चाहिए। तो साल में 1 बार आए आप या साल में 2 बार आए, और वही यूथफुल स्किन अगर आपको मिल रही है तो आपको और क्या चाहिए। डॉक्टर साहब, ये बताइए, ड्राई फ्रूट्स जो है वो भी कहते हैं कि स्किन के लिए बड़े आवश्यक हैं। अखरोट है, बादाम है, काजू है, इस तरीके के भी कुछ ड्राई फ्रूट्स को रेगुलर लेना चाहिए। बिल्कुल, इसमें मैं 2 चीज़ें रिकमेंड करूँगा, बादाम और अखरोट, और ऑफ कोर्स पिस्ता। इसके अलावा चिया सीड्स, ये जो सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स, ये खरबूज के, तरबूज के जो दाने हैं, जो ये बीज हैं, ये बड़े हेल्पफुल हैं, बहुत अच्छे इनके एंटीऑक्सीडेंट्स हैं इनके अंदर,
इनके अंदर बहुत सारे गुण हैं, रादर कुछ कुछ तो एंटी कैंसर तक हैं। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा स्ट्रांगली कि डाइट में इसको शामिल करना चाहिए। तो मित्रों, याद रखिए कि अब सुबह जो आपकी शुरू होती है वो ड्राई फ्रूट्स और कुछ सीड्स से होनी चाहिए, ताकि आप अपनी स्किन को बचा कर रख सकें, अच्छी रख सकें। चेहरे में स्किन के बाद यदि कोई सबसे आवश्यक है तो वो हैं हमारे बाल। मेरे तो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, उम्र के साथ ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन अब यूथ जो है, हमारी लड़कियां हैं, जो हमारे युवा लड़के हैं, डॉक्टर साहब, उनके बाल गायब हो रहे हैं, उनके बाल धीरे धीरे कम हो रहे हैं। क्या कारण है? आजकल जो यंगस्टर्स में जो बाल जा रहे हैं, जल्दी जो चांद निकलना जिसको बोलते हैं ना, मेल पैटर्न बाल हैं, जिसमें बीच से सामने से एम पैटर्न में, डब्ल्यू पैटर्न में जा रहे हैं, या पीछे से चांद दिखने लगती है, तो ये इसको मेल पैटर्न बाल्डनेस बोलते हैं, जो जीन्स में होता है, जो आपका खानदानी होता है। आपके पिताजी, आपके ग्रैंडफादर, आपके माताजी साइड से कहीं हिस्ट्री मिलेगी। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और अब आजकल इस युग की सबसे बड़ी देन स्ट्रेस है, तनाव, मानसिक तनाव। और तनाव से ही आज का जेन जी बहुत जूझ रहा है, क्योंकि जो उनको एम्बिशियस भी होते हैं, उनको आगे बढ़ना भी होता है, उनको कंपटीशन भी झेलना है, बहुत सारे तनाव उनकी लाइफ में आते हैं। जल्दी बाल, पुराने समय में आप ध्यान रखिए, जॉइंट फैमिली होती थी, साथ में सब लोग रहते थे, जॉइंट बिजनेस होते थे, और बहुत महत्वाकांक्षी नहीं होता था आदमी, तो स्ट्रेसेस भी नहीं थे, इतने सारे गैजेट्स नहीं थे कि ये भी लेना है मुझे, वो भी लेना है। पहले तो अपना लाइफ बड़े आराम से चलती थी, कंफर्ट मोड में, तो स्ट्रेस बहुत कम होते थे। और माँ बाप के साथ जो जॉइंट फैमिली में रहने के कारण जो एक सोशल कवर मिलता था, वो तो बहुत आपको हेल्प करता था। तो इस स्ट्रेस, डॉक्टर साहब, मैं यही जानना चाहता हूँ कि भाई, मेरे पिताजी और दादाजी की चांद थी, है ना, और मैं स्ट्रेस वाले बिजनेस में भी हूँ। उसके बाद भी मैं चाहता हूँ कि मेरे बाल तो बचे रहें कुछ समय तक, कुछ उम्र तक। तो क्या उपाय शुरू कर दूँ मैं अभी से कि मेरे बाल बचे रहें, जो दादाजी और पिताजी के नहीं थे, और मैं बड़ा कठिन काम कर रहा हूँ तो बाल बचे रहें? एक तो पहले अपन ये देखें कि क्या कोई बीमारी तो नहीं है जो इसमें हमको, हमारे बालों को बाल जो झड़ रहे हैं उसमें उसका कोई हाथ तो नहीं है। जैसे कोई संक्रमण है सिर में, बालों के अंदर कोई इन्फेक्शन है, वो तो नहीं है। कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे रूसी है, सोराइसिस है, जिसमें छिलके निकलते हैं सिर से, ऐसी कई बीमारियां और भी होती हैं जिनसे हेयर लॉस होता है। तो कोई ऐसी वजह तो नहीं है। अनुवांशिक है तो अनुवांशिक के भी ट्रीटमेंट है। आज की डेट में बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन आ गई हैं, और जिनका आप जल्दी अर्ली एज में स्टार्ट करें तो आप इसको बहुत हद तक पोस्टपोन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ इंजेक्शंस भी होते हैं जिनको हम लगाते हैं बालों में, छोटे से इंसुलिन सिरिंज के बहुत छोटे इंजेक्शंस होते हैं, जिसको पीआरपी बोलते हैं, या ड्यूटास्टेरॉइड के इंजेक्शंस हैं, एक्सोसोम्स के हैं। इनसे हम बहुत हद तक, बहुत चमत्कारिक रूप से हम रिकवरी दे पाते हैं और रिस्टोर कर पाते हैं। मतलब इनका उपयोग करना चाहिए, और ये बहुत असरदार। सर, ये बताइए कि आजकल हेयर लॉस होता है, और आप लोग तो जैसे खेती की जाती है ना, उस तरीके से ट्रांसप्लांट करने लगे हैं। तो ये क्या है, ट्रांसप्लांट करने का तरीका कब होता है, कितना महंगा होता है, और किन लोगों को कराया जाना चाहिए? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट की अगर हम बात करें तो बालों के झड़ने को भी ना 5 से 6 श्रेणी में विभक्त किया गया है। तो जो एडवांस स्टेज के जो गंजापन है, उसमें हेयर ट्रांसप्लांट को रिकमेंड किया जाता है। ये एक प्रभावशाली मेथड है। आप ही के बाल आपको लगाए जाते हैं। जनरली डोनर एरिया आपके पीछे से सेलेक्ट किया जाता है, और अपनी एक एक रूट में, एक एक बाल में 4-4 रूट्स होती हैं, तो बहुत अपना डोनर एरिया बहुत स्ट्रांग होता है। तो 2000-3000 ग्राफ्ट तो ऐसे निकल जाएंगे पीछे, जो दिखते नहीं हैं, और आपके बाल पूरे के पूरे पीछे से ऊपर से कवर करते हैं। नीचे की काफ़ी सारी रूट अपन डोनर एरिया की लेते हैं, और सामने की तरफ ही ज़्यादा बाल जाते हैं, तो वहाँ उसको ट्रांसप्लांट करते हैं, वहाँ पर उसको रोपण करते हैं, और बड़ा करीबन 6 से 8 साल की लाइफ तो मिलती है। और एक बार जहाँ लग गए बाल और 6 सक्सेसफुल रहा, तो आपको कोई स्पेशल केयर की ज़रूरत नहीं होती। नहीं तो वो बाल वहाँ पर बढ़ना शुरू होते हैं कि जितने बड़े लगाए जाते हैं वो उतने ही बने रहते हैं? नहीं, वहाँ अपन हेयर रूट्स को का रोपण करते हैं बालों में जी। तो वो बिल्कुल नेचुरल वे में जैसे बढ़ते हैं, फिर आप कटिंग कराइए, फिर बढ़ेंगे, फिर कटिंग, जो नेचुरल जैसे बाल होते हैं बिल्कुल वैसा ही उनका बिहेवियर होता है। तो बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है वो। आप ही के बाल आपको लगाए जाते हैं, और पीछे के बाल पलटा के सामने लगाए जाते हैं, और 6 से 8 साल तक आप मुक्त हो जाते हो सब चिंताओं से।
जी। और अगर हम साथ में कुछ पीआरपी के इंजेक्शंस ले लें या हम थोड़ा दवाइयाँ भी साथ में ऐड कर लें, मिनॉक्सिडिल या कोई और भी आजकल स्किन की बहुत सारे सीरम हैं, हेयर के सीरम हैं और कई सारी दवाइयाँ हैं जिनसे हम वो 6 से 8 साल को इवन 10 साल तक बढ़ा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, ये बड़ा कष्टप्रद होता है क्या, पीछे के बाल निकालना, आगे उसका रोपण करना, इसमें इसको कितना लोकल कष्ट होता है? इसको निश्चेतना के साथ करते हैं, लोकल इंजेक्शन लगा के और वहाँ पे सुन्न कर दिया जाता है कितने उस समय जगह। की प्रक्रिया होती है? ये पूरा ऑपरेशन चलता है करीबन 6 से 8 घंटे, इवन 10 घंटे, डिपेंड करता है कि अगर आप 3000 ग्राफ्ट डाल रहे हैं कि 2000 डाल रहे हैं, छोटा एरिया है कि बड़ा एरिया है। छोटा एरिया है तो 5 से 6 घंटे में भी वो प्रक्रिया पूरी हो जाती है। बड़े एरिया में करना है, ज़्यादा ग्राफ्ट है तो वो 10 से 12 घंटे भी लग जाते हैं। पर पूरा ही सब शून्य करके किया जाता है, पूरी प्रिकॉशन के साथ किया जाता है और ओटी में करते हैं इसको, ऑपरेशन थिएटर के अंदर विद ऑल दी एसेप्टिक प्रिकॉशंस के साथ होता है और बड़ा फ्रूटफुल प्रोसीजर है। कितना एक्सपेंसिव है ये? एक्सपेंस डिपेंड करता है, लगभग 1 से 3 लाख के बीच में खर्चा आता है। कुछ जो बहुत बड़े नाम हो जाते हैं, एस्टेब्लिश्ड लोग हैं, वो 100 रुपये पर बाल से लेके, और कुछ बिगिनर्स जो हैं 25 रुपये तक से स्टार्ट करते हैं। तो ये थोड़ा सा 25 से 100 रुपये पर हेयर एक बाल के रूप में है, तो इनटू 3000 हो गए तो उस हिसाब से 2000 ग्राफ्ट हुए तो वैसे उनकी देखिए, अब cost आपके होती है। एक एक बाल की कीमत है 25 रुपये से 100 रुपये तक। अब आप नाई के इधर जाते हैं और अपने बाल कटवा के आ जाते हैं, तो अब याद रखिए कि आप जो बाल कटवा रहे हैं उसकी भी कीमत है। सर ये बताइए कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया और उसके बाद किसी कारण से आपको अपना पूरा सिर मुड़वाना पड़ा, तो क्या वो वापस लौट के आते हैं? पूरे वापस आते हैं, पूरा ग्रोथ आती है, क्योंकि रूट तो वही है, रूट तो ग्रो करेगी और नेचुरली आप ही के बाल हैं तो कोई एलर्जी का चांस नहीं होता। बॉडी बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करती है, बहुत अच्छे से बिहेव करती और है। क्या तरीका होता है गंजेपन से बचने के लिए? गंजेपन से बचने के लिए देखिए, जैसे मैंने बताया, पहले तो अपने सिर का अच्छे से मुआयना करिए कि कहीं कोई लोकल संक्रमण तो नहीं है, तो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है, कहीं फंगस तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, वो रूल आउट करिए। दूसरा ये देखिए कि कहीं अपन कोई प्रोडक्ट गलत तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए। तीसरा, अपने डाइट पर ध्यान दीजिए, अच्छी प्रोटीन रिच डाइट होना चाहिए। चौथा, कोई एसोसिएटेड बीमारी तो नहीं है, स्पेशली लेडीज़ में थायराइड एक बहुत बड़ा कारण होता है, बहुत बड़ा न्यूसेंस फैक्टर है था हेयर लॉस के लिए। तो हमको ये देखना है कि हमारे अपने बालों को इंस्पेक्ट करें, सिर को पूरा जांचें, कोई बीमारी तो नहीं है, कोई मेटाबॉलिक या कोई दूसरी बीमारी तो नहीं है। तो ये सब देखना बहुत ज़रूरी होता है। डाइट पे ध्यान देना ज़रूरी होता है, स्ट्रेस को मैनेज करना होता है। कुछ जांचें होती हैं, जैसे कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन D3 बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई प्रोटीन डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे हाथ में है, इसको पहले हम ऑल्टर करें, इस पर ध्यान दें। और फिर अगर कहीं ऐसा लगता है कि हमारे इन सब चीज़ों के बावजूद भी बाल जा रहे हैं, तो आप एक क्वालिफाइड त्वचा रोग विशेषज्ञ से सलाह लें। डॉक्टर साहब, बाल जाना एक परेशानी है और बाल आना भी एक परेशानी है। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिनको अनवांटेड हेयर्स दिखने लगते हैं, मूँछों पे दिखने लगते हैं, दाढ़ी पे दिखने लगते हैं, गाल पर आ जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है और इससे कैसे बचा जा सकता है? ये बहुत ही एक बड़ा अच्छा सवाल किया आपने संजीव जी। ये क्या है कि ये समस्या टिप ऑफ द आइसबर्ग जैसी है, मतलब दिख रही है जो उससे बहुत ज़्यादा नीचे है। जैसे आप देखते हैं समुद्र में कहीं कुछ टिप दिख रही है आपको, तो वो टिप के नीचे का जो वो है वो बहुत बड़ा है। ये समस्या बहुत कॉमन है और इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे ज़्यादा कॉमन कारण हार्मोनल असंतुलन है। लेकिन इसके अलावा कुछ जातियों में बालों की ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलती है, जिनमें सिंधी और पंजाबी, इनमें ज़्यादा होता है। इनमें कोई बीमारी नहीं होती, जातिगत रूप से कुछ जेनेटिक कंपोजिशन उनका ऐसा है कि उनको हेयर ही होते हैं, बाल ज़्यादा होते हैं। दूसरा, कुछ दवाइयों से बाल उगाते हैं, वो ध्यान रखने की चीज़ है। और तीसरा, हार्मोनल असंतुलन। ये 3 चीज़ों पर ध्यान देना। तो कैसे बचें इनसे? देखिए, अगर आप सिंधी पंजाबी हैं तो कुदरती रूप से है, इसके लिए फिर आप लेज़र कराएं। लेज़र एक बहुत इफ़ेक्टिव मोड है, क्योंकि प्लकिंग, थ्रेडिंग और वैक्सिंग करेंगे, जो बहुत ही सस्ता, सुंदर, सुलभ कहीं भी उपलब्ध है। पर इसके 2 सबसे बड़े नुकसान होते हैं। बाल हर बार पहले से ज़्यादा मोटा आएगा और बालों की स्पीड ऐसी बढ़ेगी कि मान लिया आप वैक्सिंग, प्लकिंग या थ्रेडिंग हर मान लिया महीने में 1 बार कराते हैं, 2 बार कराते हैं, तो अगर वैक्सिंग, प्लकिंग करते करते वो नौबत आ जाएगी कि हर चौथे 5वें दिन आपको करना पड़ेगा, वो स्पीड बढ़ जाती है।
और बालों की मोटाई बढ़ जाती है। तो इनके ऊपर लेज़र का अपर हैंड है। लेज़र एक सुरक्षित माध्यम है और प्रभावशाली चीज़ है। और अगर आप कोई हार्मोनल असंतुलन से पीड़ित नहीं है तो मैं दावा करता हूँ कि 12 से 14 सेटिंग में आपका काम हो जाएगा। 12 से 14 भी ज़्यादा है, 10 से 14 के बीच की सेटिंग लगती है। कितना महंगा होता है ये, कितना खर्चीला है? ये खर्च अगर आप देखें कि अगर लाइफ टाइम हम प्लकिंग और थ्रेडिंग में जो खर्च करते हैं उससे बहुत कम है। उससे क्योंकि आप महीने में 3 बार जाते हो, और हर महीने में 3 बार यानी 12 महीने में 35 बार जाते हो, और ऑल थ्रू आउट लाइफ जाते हो आप, उसकी तुलना में ये बहुत कम है। तो सर ये बताइए कि हेयर को बचाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए कि हम शुरू से ये उपाय शुरू कर दें तो हमारे जो बाल हैं वो लंबे समय तक बचे रहें? देखिए, ये पुरुषों में और महिलाओं में थोड़ा अलग अलग है। जैसे पुरुषों में है तो आप दुआ करिए कि भगवान आपको जीन्स ऐसी दे कि जहाँ पे चांद की हिस्ट्री ना हो, मतलब कहीं फैमिली में बॉल्डनेस की हिस्ट्री ना हो, क्योंकि मेल में सबसे बड़ा कारण होता है मेल पैटर्न बॉल्डनेस, चांद निकलना। बट फीमेल में वो सबसे बड़ा कारण नहीं है। फीमेल में सबसे ज़्यादा कॉमन जो चीज़ें देखी जाती हैं वो ये जो पोषक तत्वों की कमी, एनीमिया, B12 की कमी, विटामिन D3 की कमी, कैल्शियम कम है, प्रोटीन कम ले रहे हैं, दिन भर खाना बना रहे हैं, किचन में हैं, सबका ध्यान रख रहे हैं, अपना ध्यान रख नहीं रहे। प्रोटीन कम से कम 1 से 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट से होना चाहिए, जो कि आप देखिए 90% डेफिशिएंट मिलेंगे आपको। तो इंडियन लेडीज़ का पहले अपना न्यूट्रिशन पे ध्यान दें, न्यूट्रिशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। दूसरा वो देखें थायराइड को ज़रा रूल आउट करें, थायराइड का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तीसरा कुछ कंडीशंस होती हैं प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ जहाँ पर ये हेयर साइकिल डिस्टर्ब होती है, वो एक टेम्परेरी फेज़ है जो धीरे धीरे वापस रिकवर हो जाती है। डॉक्टर साहब एक और प्रॉब्लम आती है जब कोई कैंसर पेशेंट होता है, उसको कीमो होती है, रेडिएशन होता है, तो उसके बाल चले जाते हैं। देखिए, ये क्या होता है कि बाल जो हैं ये 3 अवस्था में चलते हैं, ग्रो करते हैं। एनाजन फेज़, कैटाजन फेज़, टीलोजन फेज़, यानी ग्रोथ है, बढ़वार वाली फेज़ एक रुक जाता है और तीसरे में वो बॉडी छोड़ देती है उसको, टर्मिनेशन फेज। ये लगातार चलता रहता है, ये साइकिल चलती रहती है सबकी, हमारी आपकी सबकी साइकिल चलती रहेगी। और बाल उगेंगे, बढ़ेंगे, बढ़ने के बाद एक स्टेज पे रुक जाएंगे और फिर उनको अपनी बॉडी छोड़ देगी, धीरे से वो शट ऑफ हो जाएंगे। तो ये जो कैंसर की जो दवाइयाँ होती हैं, कीमोथेरेपी की जो दवाइयाँ होती हैं, ये हमारी ग्रोइंग फेज़ को मार देती है। बढ़वार की जो फेज़ होती है ये हर अंग के अलग अलग होती है। बालों, सिर के बालों की ग्रोइंग फेज़ अलग होगी, पलकों की अलग होगी, आईब्रोज़ की अलग होगी, इसकी अलग हो। इसलिए देखिए आप कि हमारी आपकी दाढ़ी एक स्टेज के आगे नहीं बढ़ पाती, वो बॉडी छोड़ देती है उसको। लेकिन वही हमारे स्कैल्प के हम अगर उसको बढ़ाते जाएँ तो वो काफ़ी समय लंबे तक ले जा सकते हैं। और लेडीज़ में और मेल और फीमेल में भी ये डिफरेंस है कि उनकी चोटी जितनी लंबी हो सकती है, आपकी सिर के बाल हो नहीं सकते उतने लंबे, क्योंकि आपकी ग्रोइंग फेज़ कुदरत ने ऐसी बनाई है कि वो बहुत लंबी नहीं होती। तो ये चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं। क्या डॉक्टर साहब ऐसा कोई उपाय है मेडिकली कि किसी को कीमो कराना है या रेडिएशन कराना है तो पहले से वो उपाय कर ले ताकि उसके बाल ना जाएं? नहीं, जैसे ही अपने कीमो स्टार्ट की तो उस दवाई ने अपना एक्शन शुरू किया, वो तो हेयर की जो सेल साइकिल को डिस्टर्ब करेगा, वो तो करेगा ही। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि जैसे कीमो ख़त्म होती है उसके बाद अगर हम अपने न्यूट्रिशन पे यानी अपने खान पान पे ध्यान दें, अच्छा रिच डाइट, बैलेंस डाइट लें, तो निस्संदेह कुछ महीनों से लेके 1 आध साल 2 साल के अंदर वापस पूरे बाल आ जाते हैं। एक और महिलाओं में एक बहुत बड़ी बात होती है सुंदर दिखना, और सुंदर दिखने के लिए पार्लर जाती हैं। हर गली मोहल्ले में अलग अलग तरह के पार्लर खुल गए हैं। सर ये बताइए कि जो पार्लर हैं उसमें जो प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं वो कितने हार्मफुल होते हैं? आपके पास कितने ऐसे पेशेंट आते हैं जो पार्लर से सीधे आपके पास आ जाते हैं? देखिए, पार्लर एक अलग विधा है, और जब वो एनक्रोच करते हैं स्किन केयर में तो वहाँ वो मात खा जाते हैं, क्योंकि वो साइंस को समझते नहीं हैं। जनरली जैसे चेहरे की अगर मालिश करना है या कोई मॉइस्चराइज़र लगाना है या प्रोडक्ट का चुनाव करना है, वहाँ पर उनका ऐसा होता है कि आप स्किन के टाइप को ना समझते हुए आपने ब्लाइंडली जो भी आया किसी अच्छी रिच क्रीम से मालिश कर दी,
7-8 दिन बाद मालूम पड़ा पूरे चेहरे पे वहाँ से आ गए। तो साइंस को समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो पार्लर में जितने भी जो चीज़ें होती हैं, एक तो स्किन की टाइप को वो कितना समझते हैं ये कह पाना मेरे लिए मुश्किल है, पर कहीं ना कहीं वहाँ से चीज़ें बिगड़ सकती हैं। दूसरा, जो भी ये हाइजीन है, जैसे आप वैक्सिंग कर रहे हो, प्लकिंग कर रहे हो, थ्रेडिंग कर रहे हो, तो वो कॉमन तो नहीं कर रहे हो, कहीं एक का इन्फेक्शन दूसरे को तो नहीं ट्रांसमिट कर रहे हो। आपका जो स्टाफ है वो बहुत बड़ा कैरियर बन जाता है, क्योंकि वो उनके हाथों में इन्फेक्शंस होता है। मान लिया आपने किसी मसे वाले चेहरे की किसी लेडी पे, मसे भी 2-3 तरह के होते हैं, इन्फेक्टिव जैसे वाट वाले मसे पे मसाज कर दिया, या कहीं प्लकिंग थ्रेडिंग में वो कहीं ब्लीड कर गया थोड़ा बहुत, कहीं वो वायरस बाहर आ गया, उन्हीं इन्फेक्शन को आपने फिर दूसरे नेक्स्ट क्लाइंट पे आपने कर दिया, तो वो इन्फेक्शन फिर वहाँ ट्रांसमिट होने का डर रहता है। तो ऐसा बहुत देखने को मिलता है कि पार्लर के बाद आए तो कोई मॉलस्कम, कोई वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत कॉमनली पकड़ लेते हैं लोग। प्रोडक्ट भी एक बड़ा प्रभाव डालते हैं। प्रोडक्ट भी प्रभाव डालते हैं, यस, बट हाइजीन और साइंस को समझना और कितना आप प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हो। एक पेशेंट, एक आपका क्लाइंट गया तो आपने कितना उसको सैनिटाइजर से क्लीन किया। फिर क्या होता है, वायरल वाले जितने इन्फेक्शन होते हैं ये नहीं जाते सैनिटाइजर से भी। तो आप कितना, स्टाफ आपका कितना क्लीनलीनेस, हाइजीन एंड डिसीज़ फ्री है। बीमारियां भी होती हैं, बहुत कॉमन होती है बीमारियां, बहुत सारे लोग एक से दूसरे को वो ट्रांसमिट होती हैं। आपके पास अगर 6 आप लोगों का आपने मसाज किया तो कोई ना कोई इन्फेक्शन आप ट्रांसमिट जरूर करोगे अगले वाले को। तो उसका कितना ख्याल आप रखते हो, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है कि सरकार को भी इस मामले में ट्रेनिंग देने की या प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, कोर्सेज चलाने की आवश्यकता है, ताकि जो पार्लर चलाने वाले हैं वो प्रशिक्षित हों और गलत दवाइयाँ, गलत प्रोडक्ट और जो जो आप बता रहे हैं अनहाइजीन काम से बच सकें? हाँ, डेफिनेटली मैंने देखा है कि बहुत लोग सफ़र करते हैं उस चीज़ से, तो जो पता नहीं चलता और जिसके कोई रेगुलेशंस नहीं है, और जो चेहरे पे इन्फेक्शंस हैं ये बहुत ज़्यादा संक्रमण होता है इनमें, और ये काफ़ी लोगों को ये बिना बात के वो बीमारी में फंस जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बेहतर प्रशिक्षण इनके लिए होना चाहिए, इनके लिए गाइडलाइन होना चाहिए कि आप त्वचा रोगों में इंडल्ज मत होइए, ब्यूटी रिलेटेड चीज़ों में चलिए। आप कहीं आपको इन्फेक्शन दिख रहा है चेहरे पे, तो फिर थोड़ा सा केयरफुली एक सलाह ले लें, कि त्वचा रोग विशेषज्ञ से सलाह लें, डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें। जनरल जो आपके काम है जैसे मैनिक्योर, पेडिक्योर और ये सब कर सकते हैं आप, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। और पर जहाँ पर फेस से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं, कई बार ऐसे मौके आते हैं कि शादी है और आपने खूब अच्छी रिच मॉइस्चराइजिंग क्रीम से खूब मसाज कर दिया और चौथे 5वें दिन पूरा चेहरा पिंपल से भर गया। हम ऐसे काफ़ी केसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो कुछ प्रोटोकॉल, प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर एक ट्रेनिंग हो, प्रोटोकॉल हो, डूज और डोंट्स हो, क्या करना है क्या नहीं करना उनको पता होना चाहिए। जी। ऐसे ब्लाइंडली हाथ ना डालें, और त्वचा रोग जहाँ देखें, जहाँ स्किन की बीमारियाँ देखें, वहाँ थोड़ा केयरफुल रहें। डॉक्टर साहब, आपने ये तो बताया कि जिन लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो उनके शरीर और जो उनके पीछे के बाल निकाल कर आप करते हैं, लेकिन जो बिल्कुल गंजे हैं उनके लिए क्या उपाय है? वो कहाँ से हेयर लेके आएंगे? उनके लिए हम लोग दाढ़ी के बाल का उपयोग करते हैं, और दाढ़ी भी मान लिया बहुत विरल है या बहुत थिन है तो बॉडी हेयर का भी उपयोग करते हैं। क्या दूसरों के बाल नहीं लगाए जा सकते? नहीं, वो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी, फिर वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा, फिर वो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उसमें। जी। वो तो कभी बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। आप कोई भी चाहें ऑर्गन डोनेशन भी देखेंगे तो फर्स्ट रिलेशन या बहुत ही टिश्यू कॉम्पेटिबिलिटी, HLA, एंटीजन सब की मैचिंग देखी जाती है, और आप क्लोज रिलेशन में माँ, पिताजी या भाई इन्हीं का मैच करा पाते हो, वही होता है। और हेयर में तो यस, अभी तक तो कुछ भी ऐसा नहीं है, अब शायद भविष्य में कुछ ऐसी चीज़ें आएँ, अभी तक तो नहीं है। सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट दिखाए जाने लगे हैं आजकल कि इंस्टेंटली हेयर को प्लेस कर दिया जाता है, तो वो क्या नुकसानदेह हैं? क्या वो हैं? हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार परेशानी ऐसी होती है कि आपको कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें जड़ें ही नष्ट हो गई हैं, जड़ें ही नहीं हैं। तो फिर अगर कुछ बाल हैं कहीं नहीं हैं, तो आजकल कुछ स्प्रे आते हैं जिनमें कुछ सिंथेटिक मटेरियल होता है, बाल जैसे रहते हैं,
स्प्रे कर दें तो 24 घंटे तक रहते हैं। तो जैसे पार्टी में जाना है, कोई शादी में, कोई बड़े फंक्शन में जाना है, तो एक कैमूफ्लाजिंग एक तरीके से वो ढकते हैं, थोड़ा सा आपको एक अच्छा लुक दे देते हैं और 24 घंटे तक स्टे करते हैं। तो एक है चीज़ कम से कम कि आपको कई बार ऐसे फंक्शंस में जाना पड़ता है या कोई स्टेज परफॉर्मेंस है, कहीं कोई ऐसी चीज़ है जहाँ आपको फोकस में हो आप, तो ऐसे प्रोडक्ट हानि रहित हैं और यूज़फुल हैं, मतलब ऐसा करना चाहिए और उसमें कोई नुकसान नहीं। सर ये बताइए कि आजकल एक बड़ी समस्या है दाद की। वो दाद क्यों हो जाती है, उससे कैसे बचा जा सकता है? वो पहले दाद 2-4 दिन में, हफ्ते भर में ठीक हो जाती थी, अब वो लंबे समय तक बनी रहती है। जी, दाद एक फंगल इन्फेक्शन है, फंगस है ना, फफूंद से होता है, कीटाणु जैसा होता है, उससे होता है। ऑफ लेट ये हुआ क्या है कि जैसे ये दाद एक जो निम्न मध्यम वर्गीय फैमिली में ज़्यादा होता है, तो ओवर दी काउंटर यानी मेडिकल स्टोर से लोग लाके और क्रीम लगाते हैं और उनका कम पैसे में काम भी हो जाता है। कई बार फाइनेंशियली थोड़ा कंप्रोमाइज़ होते हैं, तो वो क्रीम लगाते लगाते उन क्रीमों में जो मेडिकल स्टोर से लेते हैं उनमें स्टेरॉयड युक्त क्रीमें होती हैं। स्टेरॉयड एक ऐसी चीज़ है जो रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। वो आपने लगाया तो वहाँ का फंगस जो है वो अपने आप को मोल्ड कर लेता है, बदल लेता है। फिर आप कितना भी एंटी फंगल लगाओ, उसने अपने आप को बदल लिया, वो काम असर ही नहीं करेगी क्रीम। तो ये जो एक बहुत बड़ा एक अपने इंडिया में ही होता है, शायद एशियन कंट्रीज़ में होता है, वो इंडिया में होता है कि आप मेडिकल स्टोर गए, बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के आप दवाई ले आए, क्रीम ली और आपने लगाना शुरू कर दिया। एक बहुत बड़ा कारण है ये, जिससे ये कीटाणु मट्ठर हो गया, मतलब ये रेजिस्टेंट हो गया ये। तो अब ये नहीं छोड़ रहा है। दूसरा, स्टेरॉयड का प्रयोग, कुछ जो नीम हकीम लोग होते हैं, जैसे आप जाएंगे उनके पास 10-15-20 रुपए में वो इलाज करते हैं, कुछ मजबूरियां भी होती होंगी लोगों की, इनको स्टेरॉयड यूज़ करते हैं। स्टेरॉयड से ही आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को दबा देते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता, जो उन्होंने स्टेरॉयड दे के दबाया तो वो और ज़्यादा गंभीर तरीके से आता है और अटैक करता है, क्योंकि आपकी डिफेंस ही नहीं है, आपके पास आर्मी नहीं लड़ने के लिए। तो ये जो प्रयोग, नीम हकीमों का गलत इलाज, मेडिकल स्टोर से लंबे समय तक दी जाने वाली स्टेरॉयड की क्रीमें, और ऑफ कोर्स थोड़ा सा पर्सनल हाइजीन भी कमज़ोर है जिनकी, कि कपड़े शेयर कर रहे हैं, नहाना रोज़ नहीं है, हाइजीन रोज़ नहीं है, मोटे हैं, तो ये सब वेट भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। तो ये सब कारण है। सर देखा जाता है कि जो श्रमिक वर्ग है, गरीब लोग हैं, जो घरों में काम करने वाली महिलाएं हैं, वो इस रोग से बहुत ज़्यादा पीड़ित हो रही हैं और उनके पास ना तो पैसा है, ना कोई इलाज कराने का साधन है। देखिए, इसमें मैं मतलब भारत सरकार से ये निवेदन करूंगा कि ये बीमारी निम्न मध्यम वर्गीय ग्रुप को अफेक्ट कर रही है, उनको परेशान कर रही है, वो बीमार होते हैं। तो इनके लिए ये जो दवाइयाँ हैं इनको प्राइस कंट्रोल में लाएं, ताकि वो सुलभ हों, कम पैसे में उपलब्ध हों और उनका पूरा उपचार हो पाए। अभी जो इनमें असरकारक जो दवाइयाँ हैं वो थोड़ी महंगी हैं, तो मरीज़ 15 दिन लिया, 10 दिन लिया और कोई ना कोई कारण से छोड़ देता है, तो उसको इतना सस्ता कर दो। वैसे भी मोदी जी ने हमारे फार्मा सेक्टर को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है और बहुत गरीबों के लिए बहुत लाभदायी योजनाएं उन्होंने चलाई हैं और हर जगह उन्होंने गरीबों के बारे में सोचा है। तो एक मेरी अपील है, निवेदन है कि इस पर कुछ काम किया जाए। इसकी दवाइयों को इतना सस्ता कर दो कि ये एक आराम से मरीज ले पाए और इसका 1 या 2 महीने का पूरा कोर्स कर पाए, ताकि वो जब आधा अधूरा कोर्स लेते हैं तो वो कीटाणु आधा मरता है, आधा बचता है। जैसे कोरोना में पहली वेव आई, दूसरी आई, रेजिस्टेंस हो गया, काम ही नहीं कर रही दवाइयाँ, वो स्थिति यहाँ पर बन रही है। सनस्क्रीन को लगाने का प्रॉपर तरीका क्या है? लोग तो लगाते हैं और सीधे निकल जाते हैं, उन्हें लगता है कि मैंने क्रीम लगाई है, वो उसका असर ख़त्म ना हो जाए इसके पहले वो एक्सपोजर में चले जाएं। तो क्या तरीका होता है, कब लगाएं, कितनी बार लगाएं, कैसे लगाएं? देखिए, सनस्क्रीन बाहर निकलने से 20 मिनट पहले लगाएं और कम से कम थोड़ा थिक लगाएं। बहुत, अगर आपने बहुत ही हल्की सी लेयर लगा दी तो जो SPF 30 है वो 15 रह जाएगा। तो 1 से 2 मिलीमीटर थिक रहे। और एक कहावत है कि सनस्क्रीन अगर दिखता है तो वो काम करता है, नहीं दिख रहा है तो वो काम नहीं करता।
और तीसरी चीज़ 2 से ढाई घंटे बाद उसको दोबारा लगाएं। सर ये बताइए कि स्किन केयर गर्मी में तो बहुत आवश्यक है, सर्दियों बरसात में भी कितनी आवश्यक है? देखिए, हर क्लाइमेट की, हर मौसम की बीमारियां, त्वचा रोग अलग अलग होते हैं। अगर हम ठंड में आएँ तो ठंड में आर्द्रता बहुत कम हो जाती है, रूखापन आने लगता है, ड्राइनेस आने लगती है। कुछ बीमारियां हैं जो बढ़ जाती हैं ठंड में, जैसे कि सोराइसिस है ना, ये बढ़ जाता है, तो एक्जिमा बढ़ जाता है, रूखापन बढ़ जाता है, बेजान होने लगती है त्वचा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ठंड में हम अपनी स्किन को पहचानें। अगर रूखी है तो प्रॉपर एक मॉइस्चराइज़र का उपयोग करें, और पानी का ध्यान रखें, क्योंकि प्यास कम लगती है ठंड में। तो एक प्रॉपर 2 से 3 लीटर का पानी पीना है, और सनस्क्रीन को अच्छी मात्रा में लगाएं, और दिन में कम से कम 2-3 बार लगाएं। और जैसे अगर आपकी स्किन ऑयली है तो एक दूसरे मॉइस्चराइज़र का चुनाव करें, बहुत ड्राई है तो अलग तरह का मॉइस्चराइज़र लगता है, वो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करके उसके बारे में जान सकते हैं। सर मैं एक बात ये भी जानना चाह रहा था कि एक क्रीम सामान्य तौर पे किसी को असर करती है, और महिलाओं में ये ज़्यादा देखने में आता है, लड़कियों में ज़्यादा देखने में आता है कि उसको यदि वो क्रीम को असर किया है तो वो ज़रूर दूसरों को बताती है, और वो उसको असर नहीं करती या नुकसान कर जाती है। एक्चुअली देखिए क्या होता है कि स्किन हर एक की अलग अलग होती है। स्किन एक ही प्रोडक्ट सब पर इफ़ेक्टिव नहीं होता, क्योंकि आपकी स्किन का टाइप कैसा है। आप टाइप 5 स्किन पे हो या टाइप 6 स्किन पे हो। टाइप 5 और 6 स्किन जो होती है, ये सांवलापन, गेहुआ रंग, बहुत गोरा, ये टाइप होते हैं। तो उसका ध्यान रखना चाहिए। आपकी स्किन रूखी है या ऑयली है, इसका ध्यान रखना चाहिए। आपकी त्वचा संवेदनशील है या नॉर्मल है, इसको देखना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको प्रोडक्ट का चुनाव करना है। हो सकता है किसी को प्रोडक्ट जो बहुत अच्छा सूट कर रहा हो, उसकी ड्राई स्किन हो और आपकी ऑयली स्किन हो, और आपने वही सेम प्रोडक्ट अगर यूज़ किया तो निस्संदेह आपको उसमें कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। सर ये बताइए कि स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए आप 3 रूल्स क्या बताएंगे हमारे यूथ को? ये 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सन प्रोटेक्शन, यानी धूप से बचाव। अगर आप अपने स्किन को युवा रखना चाहते हो लंबे समय तक, उसमें शीन चाहते हो, चमक चाहते हो, तो आप सनस्क्रीन को अपने रूटीन में शामिल कर लो और उसको प्रॉपरली लगाओ, जैसे मैंने बताया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, नाइट सीरम या नाइट क्रीम का उपयोग, ये आप अपनी स्किन को जानो, उस हिसाब से उसको चूज़ करो। वो हो सकता है कि आपका ड्राई स्किन है तो आप हाइलुरोनिक एसिड वाला कोई प्रोडक्ट या सेरामाइड बेस्ड क्रीम लेना चाहो। यदि आप एक्नी प्रोन स्किन हो तो आप दूसरा वाला जो नॉन कोमेडोजेनिक, यानी जो मुहासे नहीं करते, वो वाला सीरम यूज़ करना चाहो। पर रात को कोई नाइट रिपेयर सीरम या कोई अच्छी क्रीम, जैसे आप 40, 45, 50 के हो, जहाँ से रिंकल की शुरुआत हो रही है, तो एंटी रिंकल क्रीम का समावेश करो। इस तरह के अपनी रेजिम को प्रॉपरली अपनी एज को देखते हुए सेलेक्ट करो आप। तो दिन में सनस्क्रीन, रात को नाइट रिपेयर क्रीम या मॉइस्चराइजिंग क्रीम या एंटी रिंकल में रेटिनॉल युक्त कोई क्रीम का चुनाव करें अपनी स्किन को और अपनी उम्र को देखते हुए। और तीसरा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। सर स्किन मिथ क्या है जिन्हें तुरंत छोड़ देना चाहिए? स्किन केयर रेजिम से संबंधित मिथ्स तो बहुत सारे हैं। जैसे एलोवेरा को मैंने देखा है कि बहुत हाइप मिलता है, और एलोवेरा का लोग पता नहीं, उसको पता मिरेकल ड्रग मानते हैं कि इसको लगाया चमत्कार हो गया और चेहरा चमक गया। पर वो एक सिंपल सा, बहुत ही सिंपल मॉइस्चराइज़र है, जिसको मैंने उसका रोल देखा नहीं और ना ही कभी उसका इफेक्ट देखा है। माइनर कट्स एंड वुंड्स में यूज़ करना चाहिए। दूसरा, चेहरे की मालिश यानी फेशियल, बहुत बड़ा मिथ है ये कि फेशियल कराओ और चेहरा चमक जाएगा। बिल्कुल मिथ है ये। आप बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका उपयोग करना चाहिए, और हर चीज़ का कोई मतलब सिंगल थंब रूल नहीं है, टेलर मेड है ये। आपको मतलब फेशियल कराना है तो कैसे कराना है, किस क्रीम से कराना है, अपनी स्किन को जानें, अपनी स्किन की नेचर को जानें, उसकी टाइप को समझें, सेंसिटिविटी जानें, तो इस तरीके से प्रोडक्ट का चुनाव करें। सर आजकल तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आ गए, नॉर्मल फेशियल, उसके बाद
सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम फेशियल, ये क्या है सर? कैसे लोगों को बनाया जा रहा है? इसमें कोई साइंस नहीं है। देखिए, क्रीम प्रोडक्ट ले लिया आपने, थोड़े महंगी क्रीम से कर दिया है, कुछ मीडियम साइज़ क्रीम से कर दिया है, कोई छोटी सस्ती क्रीम से आपने मसाज कर दिया। इसमें कोई साइंस नहीं है। देखिए, ग्लो और स्किन ग्लो अगर चाहिए, शाइन चाहिए, तो आप साइंस को, अपने मेडिकल साइंस को समझिए, आप शरीर को समझिए, स्किन को जानिए, अपनी रिक्वायरमेंट समझिए आप कि आपको क्या रिक्वायरमेंट आपकी क्या है, आपका प्रोफेशन कैसा है, आपको धूप में कितना जाना है, आपको सनस्क्रीन लगाना है, आपका बॉडी का नेचर ऑयली है, ड्राई है, इसको जानिए, समझिए आप। तो ये सब चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे, इन सब के साथ में आप अगर प्रोडक्ट चूज़ करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से आपकी स्किन चमकेगी, या ज़्यादा ग्लो आएगा। सक्सेना साहब, ये बताइए कि जो बिल्कुल नवजात शिशु हैं, जो 1 दिन से लेके 6 महीने तक होते हैं, उनकी स्किन बहुत ही कोमल होती है। लोगों की समझ में नहीं आता इसमें क्या उपयोग करें। देखिए, नवजात शिशु की स्किन वाकई बहुत संवेदनशील होती है, और उतने ही पेरेंट्स ओवर एंथुजियास्टिक होते हैं। जी। वो मतलब उनको लगता है कि क्या ना लगा दें हम, और क्या हो जाए, बच्चा एकदम गोरा हो जाए और बहुत अच्छी। तो यहाँ मेरा यही थोड़ा सा पेरेंट्स को भी यही कहना है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ना हो कि मैं मार्केट के बहुत हाई एंड प्रोडक्ट्स को ही यूज़ करूँ। बिल्कुल नहीं, आप घरेलू चीज़ें भी बहुत सारी ऐसी हैं जो सेफ़ हैं और बच्चे की स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। जैसे कि आप अगर बहुत छोटा बच्चा है तो मालिश ऑफ कोर्स कर सकते हैं, मालिश में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हो सके तो जैतून तेल या ऐसा वाला कोई हल्का सा तेल का इस्तेमाल करें। क्लींजर बहुत माइल्ड रहे, बहुत जेंटल रहे। साबुन बहुत ही सॉफ्ट वाले साबुन, इनके अलग से आते हैं, उन्हीं का उपयोग करें। एडल्ट वाले साबुन यूज़ ना करें। थोड़ा सा धूप इनको लगती है तो टैनिंग भी होती है, धूप तो दिखाना पड़ता है क्योंकि शुरू में पीलिया की प्रॉब्लम होती है, तो वो कोई इशू नहीं होता। और स्किन के लिए जैसे माँ का दूध उस समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो माँ का दूध पर्याप्त रहे, क्योंकि सारा कुछ डाइट, फ्लूइड, पानी का बहुत महत्व है लाइफ में, वो स्किन में भी है। स्किन में पानी की कमी होगी, रूखापन, बेजान होना, त्वचा सूख जाना, ड्राई होना, सब चीज़ें समस्याएं आती हैं। तो बच्चे की डाइट का ज़रा विशेष ध्यान रखें, और क्लींजर प्रॉपर, सॉफ्ट, अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ये भी बच्चों की आती हैं, बहुत ही जेंटल क्रीम्स आती हैं, उन्हीं का उपयोग करें। और सबसे अच्छा तो मैं नारियल तेल मानता हूँ, जो अगर घरेलू रूप में दिखाया तो नारियल तेल से ज़्यादा सेफ और उससे ज़्यादा रिच मॉइस्चराइजेशन किसी भी क्रीम में नहीं मिलता है। सर, साबुन का भी बड़ा उपयोग है। अलग अलग लोग अलग अलग साबुन उपयोग करते हैं, कोई गोरे होने के लिए, कोई स्किन की ग्लो के लिए। और वाकई साबुन का कोई स्किन में रोल होता है क्या? देखिए, साबुन में एक क्लींजिंग एक्शन तो होता है, पर बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता साबुन का, क्योंकि अगर आप एंटीबैक्टीरियल सोप की बात करें, मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा उसमें क्लोरहेक्सिडिन या कुछ ऐसे एंटीसेप्टिक्स होते हैं जो आपको, जो बार बार जिनको फोड़े फंसी होते हैं उनमें फ़ायदा करते हैं। मॉइस्चराइजिंग सोप की बात करें, उसको भी थोड़ा सा, वो भी महत्वपूर्ण इसलिए होते हैं क्योंकि जो ड्राई स्किन वाले होते हैं, आपने अगर ऐसे नॉन ग्लिसरीन्स वाले सोप यूज़ किए तो ड्राइनेस बढ़ती है, और एकदम जैसे आप नहा के निकले चड़चड़ाहट सी होती है, बेचैनी सी होती है, लगता है कुछ तेल लगा लें, कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लें। तो कुछ थोड़ा सा तो जो मॉइस्चराइजिंग सोप है, जेंटल सोप है, ये आपकी स्किन को थोड़ा राहत तो देते हैं, पर इनसे आप अकेले पूरा मैनेज नहीं कर सकते। पर हाँ, एक इम्पॉर्टेंट, मतलब एक महत्वपूर्ण वो होता है, ये घटक, एक महत्वपूर्ण का केयर का एक प्रोडक्ट है ये। दूसरा, तीसरा होता है कि एक्नी में भी सैलिसिलिक एसिड, मैंडलिक एसिड वाले जो फेस वॉश होते हैं, ये आपकी ऑयल ग्लैंड को थोड़ा सबड्यूड, थोड़ा सा शांत करते हैं। तो वो भी साइंस में उसको रिकमेंड करती है कि अगर आपका बहुत ऑयली स्किन है तो आपको ऐसे वाले फेस वॉश यूज़ करना चाहिए जो सैलिसिलिक एसिड, मैंडलिक एसिड बेस्ड है। तो इस तरह से इन सब का महत्व है थोड़ा थोड़ा, पर ये अकेले पूरी प्रॉब्लम को मैनेज नहीं कर सकते। ये एक को फैक्टर हो सकते हैं, एक साथ में एक थोड़ा सा आपका मतलब थोड़ा सा आपको हेल्प कर सकते हैं। एक लंबी चर्चा के बाद एक अंतिम प्रश्न है सर, ये बताइए कि हम अपनी स्किन को और बालों को सुरक्षित रखने के लिए आज से क्या शुरू कर दें? देखिए, अगर ये क्वेश्चन भी उम्र के हिसाब से अलग अलग रहेगा, बच्चों के लिए क्या,
यंगस्टर्स के लिए क्या, मिडिल एज के लिए, क्योंकि एक ही चीज़ रेजिम सबको फिट नहीं होगी। तो जैसे हम छोटे बच्चे से स्टार्ट करें तो छोटे बच्चे के लिए एक तो उसको हार्श प्रोडक्ट यूज़ ना करें, बहुत टेंडर और बहुत ही नाजुक त्वचा होती है। एक बहुत अच्छे इमोलिएंट या मॉइस्चराइजर्स का उपयोग करें, एक अच्छे तेल से उसकी मालिश करें, और बाकी बहुत ज़्यादा ओवर एंथुजियास्टिक मार्केट प्रोडक्ट्स ना यूज़ करें, क्योंकि उससे प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। मिलिया आ गए, घमौरियाँ आ गई, इन्फेक्शन हो गया, एलर्जी हो गई, क्योंकि बहुत नाजुक त्वचा है। टीन एज में आए तो टीन एज की सबसे बड़ी समस्या होती है मुहासे। मुहासों को देखते हुए आप अपने प्रोडक्ट को चूज़ करें स्किन को। अगर आप ऑयली है स्किन है, अपन कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं, तो ऑयली है कि ड्राई है या मिक्स है, इसका ध्यान दें। सेंसिटिव तो नहीं है, रेडनेस तो नहीं है, रोजेशिया तो नहीं है, उस हिसाब से प्रोडक्ट को चूज़ करें। प्रॉपर मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, और यूथ में, यंगस्टर्स में फेस वॉश का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो काफ़ी उनका मूवमेंट बाहर रहता है। फेस वॉश का चुनाव भी अपनी स्किन के हिसाब से करें। और उसके अलावा क्लींजर, क्या कौन सा कैसे क्लीन करना है, ये भी एक कला है। तो एक वैसे सेंसिटिव स्किन है तो जेंटल क्लींजर यूज़ करिए। जेंटल क्लींजर मार्केट में उपलब्ध हैं, जो बहुत ही सिटाइल अल्कोहल या लिक्विड पैराफिन बेस्ड रहते हैं, जो सेंसिटिव स्किन या एलर्जिक स्किन के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। ऑन दी कंट्रारी, इसके अगेंस्ट सैलिसिलिक एसिड, मैंडलिक एसिड वाले फेस वॉश यूज़ करिए। किन के लिए फ़ायदेमंद है ये? जिनको मुहासे हैं उनके लिए ये वाला फेस वॉश ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। ओल्ड एज की बात करें तो यहाँ पर हमको फिर एक अच्छा मॉइस्चराइज़र चाहिए, और साथ में जिसमें ह्यूमेक्टेंट और जो कहना चाहिए मॉइस्चर को रिटेन कर पाए, ऐसे वाले मॉइस्चराइज़र का उपयोग करें। ओल्ड एज है तो निस्संदेह दवाइयाँ भी शुरू हो जाती हैं। डायरेटिक शुरू हो गया, मान लिया किसी कारण से तो पेशाब के रास्ते पानी जा रहा है, तो हमें अपना पानी बना के रखना है, अंदर का हाइड्रेशन, तो पानी की मात्रा प्रॉपर लें। थायराइड है, थायराइड के कारण जो ड्राइनेस आ रही है, तो हम अपनी स्किन का थोड़ा केयर लें। क्लींजर, सोप बहुत माइल्ड और जेंटल लें। और कभी भी ओल्ड एज वाले लोग तलवों में कभी भी ज़्यादा कुछ ना लगाएं, क्योंकि फिसलने का डर होता है और उनको गिरने का डर होता है, जो कि बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। यही सब प्रिकॉशंस हैं जो उनको फॉलो करना चाहिए। डॉक्टर राजीव सक्सेना जी, अब हमारी बात लगभग समाप्त हो रही है। हम अब चाहते हैं आपसे कि हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स दे दें जो उनके लिए आवश्यक हों। देखिए, बहुत कुछ हम चर्चा कर चुके हैं। मैं सबसे ज़्यादा महत्व दूंगा सन प्रोटेक्शन को। धूप से स्किन को बचाइए, और आप देखिए कैसे स्किन आपकी मुस्कुराती है, कैसे ग्लो करती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डैमेज धूप से होता है। चाहे वो पिगमेंटेशन हो, झाइयाँ हों, रिंकल्स हों, स्किन का ब्रेक डाउन हो, टेक्सचरल डैमेज हो, सब धूप से होता है। अगर मैसेज दूंगा तो मैं ये दूंगा कि धूप धूप और धूप से बचना है। तो सन स्क्रीन का प्रॉपर प्रयोग, अम्ब्रेला का यूज़ करें, जैसे जाएं बाहर, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग्स पहने, तो ये सब चीज़ें इनडायरेक्टली हेल्प करती हैं। हैट है, ब्रॉड रिम हैट है, जब बहुत धूप में जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा डैमेजिंग टाइम होता है 11 से 3 या 4 का, तो ब्रॉड रिम हैट है, कैप है, इनका इस्तेमाल करिए। डायरेक्ट सन नहीं आएगा। सनस्क्रीन, उनका प्रॉपर उपयोग, दोबारा लगाना, तीसरी बार लगाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे तो एक बहुत बड़ी लिस्ट है, तो मैं शॉर्ट में इतना ही बोलूँगा कि इस पर ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजीव सक्सेना जी, आपने हमें और हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। मित्रों, आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा? आपके यदि कोई प्रश्न है तो आप हमें ज़रूर लिखें। हम डॉक्टर राजीव सक्सेना से उनके उत्तर लेकर आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। हर शनिवार को शाम को 6 बजे हमारा ये पॉडकास्ट द फर्स्ट टॉक आपके स्क्रीन पर होता है। कैसा लग रहा है आपको? ज़रूर बताएं, और ना सिर्फ बताएं, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और दोस्तों को भी भेजें। धन्यवाद।